हेलो दोस्तों, नमस्कार। MKP एडवेब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे ये हमारा गैल्वेनिक सेल है और गैल्वेनिक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं, जैसे ये एनोड है और ये कैथोड है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, इसको इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। बिल्कुल आराम के साथ पढ़िएगा, आपको एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं कि हमारा जो सेल होता है ना, जैसे ये गैल्वेनिक सेल, तो उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं। जैसे ये दोनों की वैल्यू आपके सामने दी हुई है। जैसे यहाँ पर ये एनोड इलेक्ट्रोड जो जिंक का बना हुआ है उसकी वैल्यू हमारी है -0.76 वोल्ट और कैथोड की वैल्यू हमारी है +0.34 वोल्ट। तो ये वैल्यू हमें कैसे प्राप्त होती है, इसको कैसे मेजरमेंट करते हैं उसका, इसी को हमें समझना है ना। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में बैठा लें कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये जो आपको दिख रहा है ना, तो उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट कभी भी प्राप्त होती नहीं है। जैसे कि मान लो ये कंटेनर लिया है ना, और इस कंटेनर के अंदर मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को डुबो दिया और ये इलेक्ट्रोड मेरे पास में सेपरेट है ना, उसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, एक अकेला इलेक्ट्रोड है। और उस अकेले इलेक्ट्रोड के मैं यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यदि वैल्यू निकालने के लिए जाऊं, तो एक अकेले इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है ना। डायरेक्ट आपको कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको कभी भी प्राप्त होती नहीं है। तो फिर ये कैसे प्राप्त होती है, तो उस इलेक्ट्रोड को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ना पड़ता है और जोड़ने के बाद जो वो कंप्लीट सेल बनता है, तो उस सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है ई सेल पोटेंशियल की वैल्यू से हम उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें जैसे मान लो मेरे को ये जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में मेरे को ऐसा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पहले से नॉन हो, पहले से हमें पता हो। ऐसे इलेक्ट्रोड को इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड के साथ में यदि जोड़ करके उसका जब हम सेल पोटेंशियल प्राप्त करते हैं, तो हमें इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। कैसे, तो जैसे मान लो ये वाला हमारा जिंक वाला इलेक्ट्रोड है ना, और उसके साथ में यहाँ पर यदि इस इलेक्ट्रोड को हटा दें और कोई नॉन इलेक्ट्रोड, वो नॉन इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा, तो वही आपके सामने है कि वो नॉन इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SHE, है ना। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में हम जोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है कितनी होती है उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होती है 0, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें पहले से पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को इस जिंक इलेक्ट्रोड के साथ में यदि हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद जो सेल पोटेंशियल आता है, तो यहाँ पर जो सेल पोटेंशियल आएगा है ना, उसकी वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू से हम जो हमारा ये जो लेफ्ट की तरफ इसकी वैल्यू, ये एनोड की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, राइट वाले की वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी होती है, 0, है ना। और ई सेल की वैल्यू हमें मिल जाएगी, सेल पोटेंशियल की वैल्यू तो हम पोटेंशियोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, है ना, उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ जो वैल्यू प्राप्त होगी वही वैल्यू हमारी इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू तो क्या है, 0 है। तो इसलिए किसी भी
इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उसके साथ में दूसरा नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को उसके साथ में जोड़ करके इस अननोन इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता नहीं है उसकी वैल्यू को हम मेजरमेंट करते हैं। और इसके लिए हम कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ध्यान से देखिएगा, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आर यूज्ड फॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कब किया जाता है या किस लिए किया जाता है, तो उसका उपयोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को, तो अननोन इलेक्ट्रोड। जिस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके। और द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उसकी वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 0 वैल्यू होती है। किसकी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। ओके, इसकी 0 होती है, इसलिए इसके साथ में दूसरे इलेक्ट्रोड को जोड़ करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना। उसका भी डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और वो इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, वो इलेक्ट्रोड हमारा बना होता है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है ना। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, मतलब जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का कोटेड किया हुआ रहता है। और ये इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड डीप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोड किसके अंदर डिप किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रोड हमारा डूबा हुआ है एसिडिक सॉल्यूशन, H+ के सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन डिप्ड है ना। एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर प्योर हाइड्रोजन गैस है, वो एक कांच की एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर उसके अंदर भरी जाती है। और उस ट्यूब के अंदर जो गैस H2 भरी हुई है उसका प्रेशर कितना है, 1 बार। तो 1 बार प्रेशर जो हाइड्रोजन का है वो उसके अंदर इस ट्यूब के अंदर है, और ये 1 मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो H+ की है, एसिडिक सॉल्यूशन की है, वो बाहर की ओर है। मतलब ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अंदर और बाहर दोनों से अलग अलग घिरा हुआ है, अंदर से हमारे हाइड्रोजन गैस से और बाहर हमारा एसिडिक सॉल्यूशन से घिरा हुआ है ना। तो द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 बार, जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर जो भरी हुई है ट्यूब के अंदर उसका प्रेशर मेंटेन रहता है, कितना रहता है, 1 बार। उसका प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द सॉल्यूशन के अंदर इज 1 मोलर, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर है ना। किसका, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो इस प्रकार ये किसका स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर, जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो एसिडिक सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, और एक ट्यूब होती है जिसके अंदर H2 गैस भरी रहती है जिसका प्रेशर कितना रहता है, 1 बार के साथ में ये इलेक्ट्रोड हमारा बना हुआ होता है। और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओके, तो ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है उसको उसके साथ में जोड़ देते हैं और उसकी वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसके साथ में कैसे जोड़ते हैं और कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको
इस गैल्वेनिक सेल के एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे इनकी ये जो वैल्यू आपके सामने है तो वो वैल्यू कैसे प्राप्त हुई उसको हम एक एक करके निकालने वाले हैं ना। यस, शुरू करते हैं। इस गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू आपके सामने है, ये दोनों वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसके लिए मैंने अभी बताया था कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम किसके साथ जोड़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ करके दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्लियर। तो अब शुरू करने से पहले, है ना, यहाँ पर ये जो गैल्वेनिक सेल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे ये हमारा इसका एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो एनोड को किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो इसमें जो Zn है ना, Zn इलेक्ट्रोड, वो हमारा किस में चेंज होता है, Zn2+ के अंदर उसके आयंस के रूप में सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं। तो इसको हम लिखते हैं Zn सॉलिड जो इलेक्ट्रोड है वो, और Zn2+ एक्वस जो आयंस है वो सॉल्यूशंस के अंदर है वो। तो ये हमारा हो गया, इसको हम एनोड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैथोड को हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें जो Cu2+ आयंस हैं एक्वस के अंदर वो किस में चेंज होते हैं, Cu के अंदर। तो Cu2+ वो चेंज होते हैं Cu के अंदर। तो ये हमारा हो गया, ये Cu2+ तो एक्वस के अंदर है और Cu हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, तो ये हमारा कैथोड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया और ये एनोड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया। तो दोनों जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में तो यहाँ सिंगल लाइन है ना, ये यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ भी ये सिंगल लाइन, इन दोनों के बीच में, और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के अंदर ये डबल लाइन है ना। इसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेल को यदि शॉर्ट में हमें लिखना है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ओके, और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम करते हैं, देखिए ध्यान से, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो सॉलिड के रूप में है, और ये हाइड्रोजन गैस जो इस ट्यूब के अंदर है, और ये H+ एक्वस मतलब जो एसिडिक जो सॉल्यूशन है वो H+ एक्वस के रूप में है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये भी दोनों इलेक्ट्रोड हैं। अब इस इलेक्ट्रोड को इन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ना है। तो पहले तो हम जोड़ेंगे इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ा इस एनोड के साथ, है ना, एनोड इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दिया। और दूसरा हमने जोड़ा, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हमने जोड़ दिया इस कैथोड इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के साथ में अलग अलग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को के साथ में जोड़ देते हैं, और हम दोनों इलेक्ट्रोडों का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, ध्यान से देखना, है ना। तो सबसे पहले हमने जोड़ दिया एनोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो जब एनोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ते हैं और उसके बाद उसकी जो सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है ना, दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेल बनेगा। तो उसकी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है -0.76। ये हमें प्राप्त होती है ई सेल, मतलब उस सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू। कौन से सेल की, तो एनोड को जिंक वाले इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ते हैं, उसके बाद जो सेल बनता है उस सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 माइनस, है ना, के रूप में हमें प्राप्त होती है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं -0.76 इज इक्वल ई राइट माइनस ई लेफ्ट, है ना। ई राइट कौन सा है, ये राइट की तरफ ये रहा, और ये कौन है, ये लेफ्ट मतलब इस तरफ, है ना, ये वाला, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला है वो लेफ्ट वाला है, और राइट वाला है वो हमारा एनोड है। तो इसकी तो वैल्यू हमें निकालनी है, ई राइट की तो, है ना। और ये ई लेफ्ट वाले की वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी होती है, 0। तो यहाँ रख दिया 0। तो ये हमारा हो गया ई राइट, है ना। ई राइट मतलब कौन सा, हमारा एनोड, है ना। एनोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो सेल के पोटेंशियल की वैल्यू है वही वैल्यू हमें एनोड की पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें ये एनोड जिंक वाले इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे एनोड इलेक्ट्रोड का। उसी प्रकार हम कौन से इलेक्ट्रोड का करेंगे? कैथोड इलेक्ट्रोड का। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के साथ में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो सेल बनता है उस सेल की सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमें प्राप्त होती है प्लस 0.34 वोल्ट। ये कब प्राप्त होती है? तो कॉपर वाला जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी प्लस 0.34 इज इक्वल ई राइट। राइट वाला कौन सा है? ये रहा, मतलब ये इसकी जिसकी हमें निकालनी है ना। किसकी निकालनी है? तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड की है ना, कैथोड वाले की वैल्यू। ओके, तो माइनस ई लेफ्ट, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 0। तो यहाँ पर भी हमें ई राइट मतलब कैथोड के इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जो हमारे उस सेल की सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वही की वही वैल्यू कितनी? तो प्लस 0.34 वोल्ट। क्लियर? तो इस प्रकार हम किसी भी इलेक्ट्रोड है ना, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो जिंक वाला हो कि चाहे वो कॉपर वाला हो या किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड हो, सभी मेटल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन सभी मेटल के इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उनको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ करके सबकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो सभी मेटल के जब इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम जब प्राप्त करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होती है, जिसको मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0, है ना। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इस गैल्वेनिक सेल के एक तो जिंक इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने प्राप्त की थी माइनस 0.76 वोल्ट, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो कैथोड के रूप में है उसकी वैल्यू हमने प्राप्त की थी प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये दोनों वैल्यू हमने कहाँ से प्राप्त की? इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से इन सभी इलेक्ट्रोडों की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने जब निकाली तो हमें इस प्रकार की एक सीरीज प्राप्त होती है। ये यहाँ पर सीरीज लिखी है, मतलब उसमें किसकी कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है हमारी 0, और H2 के बाद में ये जो मेटल लिखे हैं उन सब की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किस में प्राप्त होती है? प्लस में प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पे ये कॉपर की हमारी है प्लस 0.34 वोल्ट, तो यहाँ पर भी इन सब की पॉजिटिव, और पॉजिटिव वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव में क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना, बढ़ोतरी होगी, बढ़ेगी, इसकी मात्रा पॉजिटिव में बढ़ेगी, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन से जब इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर इस तरफ आगे क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना, बढ़ेगी। मतलब जैसे यहाँ पर 0.76 लिखा है माइनस में, तो यहाँ पर ये H2 और यहाँ के बीच में ये जो वैल्यू होगी वो 0 से लगा करके 0.76 के बीच में होगी, और ये Zn के बाद वाले जो मेटल हैं उनकी वैल्यू 0.76 से ज़्यादा होगी, और वो किस में ज़्यादा होगी? माइनस में ज़्यादा होगी, है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के माध्यम से ये जो सारे मेटल के जो इलेक्ट्रोड हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त करने के बाद में इनको एक ऑर्डर के रूप में हम इसको जमाते हैं तो हमें एक सीरीज प्राप्त होती है, और उस सीरीज का नाम है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बाद हम आगे ये समझते हैं कि जैसे हमने देखा कि इस गैल्वेनिक सेल के अंदर Zn का तो ऑक्सीडेशन हुआ था और कॉपर का हमारा क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ से इस तरफ, ओके, तो क्या हो रहा है? तो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो वो जो एलिमेंट या जो मेटल होते हैं वो सेम उनके रिड्यूस होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब वो सेम रिड्यूस होते हैं
तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग करने की उनकी पावर है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि उनके स्वयं के अंदर रिड्यूस होने की प्रवृत्ति होती है। तो मतलब वो स्वयं रिड्यूस होंगे और दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। मतलब जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर में क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके, फिर उसके बाद जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं ना, मतलब यहाँ से इस तरफ है ना, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में नेगेटिव में इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब ये जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं है ना, और ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब सेम ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। मतलब जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हमारे इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने के पावर में क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं जो एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मतलब जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी रिड्यूसिंग पावर में क्या होती है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, मतलब रिड्यूसिंग पावर में बढ़ोतरी होती है। ओके, तो इस आधार पर आपकी बुक के अंदर एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 2.2, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा उसी के अकॉर्डिंग है ना, यदि ये आपको समझ में आ रहा है तो ये इसका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। और इसको आपको याद नहीं रखना है, ये तो केवल समझने के लिए मैंने ये सीरीज लिखी है, इसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन के इस तरफ कौन है और हाइड्रोजन के इस तरफ कौन है, इतना आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इस तरफ वाले जो हैं उनकी सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमारी नेगेटिव के रूप में होगी और उस तरफ जो है उनकी सबकी हमारी पॉजिटिव के रूप में होगी। ओके, तो हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। इसमें लिखा हुआ है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, जो अलग अलग मेटल जो हैं उनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी हुई है। कौन कौन से इलेक्ट्रोड है, तो एक तो हमारा ये पोटेशियम वाला है ना, K+K, मतलब ये उसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है, -2.93 वोल्ट, है ना, माइनस में है। उसके बाद में लिखिए कौन सा इलेक्ट्रोड है, Ag, ये Ag वाला इलेक्ट्रोड है ना, उसकी वैल्यू लिखी हुई है प्लस के अंदर, है ना, या माइनस नहीं है, मतलब प्लस में, प्लस 0.80 वोल्ट। उसके बाद में मर्क्यूरी की वैल्यू हमारी दी हुई है प्लस में है 0.79 वोल्ट, और मैग्नीशियम की हमारी है -2.3 और क्रोमियम की हमारी है -0.74। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोड है उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी हुई है, जो भी प्लस में माइनस में आपके सामने है। अब इसको क्या करना है, अरेंज दिस मेटल, ये जो मेटल है उनको अरेंज करना है कौन से ऑर्डर के अंदर, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको लिखना है, किसके, तो रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो रिड्यूसिंग पावर है उसमें जो इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब किस में रिड्यूसिंग पावर में बढ़ोतरी हो रही है, तो इनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। ओके, कहाँ से पता चलेगा हमें, तो हमें पता चलेगा यहाँ से, है ना, इनकी वैल्यू से, कि जैसे जैसे माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो और जिसके माइनस की वैल्यू कम होगी उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। मतलब प्लस में जितना ज़्यादा होगा तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। तो हमें कौन से ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जिसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, मतलब प्लस में वैल्यू जिसकी ज़्यादा है, तो प्लस में वैल्यू ज़्यादा किसकी है, प्लस में कौन कौन है, एक तो प्लस में ये रहा और दूसरा प्लस में कौन है, ये रहा। तो इसमें दोनों के अंदर, दोनों में भी सबसे ज़्यादा कौन है, ये रहा, है ना, Ag वाला। तो Ag वाला जो है, Ag+ और Ag, इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। फिर उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, मतलब जिसमें इसकी प्लस वाले की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, वो कौन है, मर्क्यूरी वाला। तो वो हमारा हो जाएगा Hg2+ और Hg। ओके, फिर उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला, मतलब जिसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, पॉजिटिव से हम कहाँ पर बढ़ेंगे, नेगेटिव के अंदर। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में बढ़ेंगे तो नेगेटिव वाले कितने हैं, 3 है। एक तो -2 पॉइंट है
और उसके बाद में है ये -2.3 और -0.7, तो ये वाली वैल्यू माइनस में क्या है, कम है, तो ये हमारा क्रोमियम वाला इलेक्ट्रोड आएगा Cr3+ Cr, है ना। ये हमारा थर्ड इलेक्ट्रोड जिसकी रिड्यूसिंग पावर के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी होगी। फिर ज़्यादा बढ़ोतरी किस में होगी, तो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक तो ये पोटेशियम वाला है और एक मैग्नीशियम वाला है। तो पोटेशियम के अंदर कितनी है, -2.93 और इसमें -2.37, मतलब ये वैल्यू कम है माइनस में, है ना। तो ये वाला आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम Mg2+ और Mg। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर हमारी होगी जिसमें माइनस में वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और वो हमारा है ये पोटेशियम इलेक्ट्रोड। तो हम लास्ट में जिसकी पोटेशियम इलेक्ट्रोड का जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से हमने ये क्या किया कि इनकी ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू थी उसके आधार पे ये जो इलेक्ट्रोड हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको नोट कर दिया, है ना। आपको कहीं भी कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उनकी वैल्यू के आधार पर हमने इस ऑर्डर के अंदर हमने इसको जमा दिया। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने पूरा डिटेल में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो भी सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए हमने किसका उपयोग किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या होता है, हमारा 0 होता है, और इसकी सहायता से सभी जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इस टॉपिक को डिटेल से समझा। यदि आपको कोई डाउट हो, यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।